चैनल मौजूद अगर में कुछ आमदद अगले 72 घंटे किस्मत बदल देंगे। आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले ये नेक्स्ट 72 आवर्स ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बल्कि इन 72 घंटों के दौरान इस बात की हकीकत भी खुलकर मेरे और आपके सामने आया हो जाएगी कि क्या पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट के पास है या ये हक़ हुक्मरानी हथौड़ा ग्रुप ने हथिया ली है। इन अगले 72 घंटों में इस बात का फैसला किया जाएगा कि सिक्का किसका चलेगा। इन अगले 72 घंटों में इस बात का फैसला होगा कि आईनी तरमीम होंगी और आईनी तरमीम के लिए कौन कौन सी तरमीम को तजवीज़ किया गया है। इन अगले 72 घंटों में इस बात का फैसला होगा कि निज़ाम अदल में कौन कौन सी नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, और सबसे बढ़कर ये अगले 72 घंटों में इस बात का भी फैसला होगा कि काजी जा रहा है या। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे बढ़कर सूरत हाल ये सामने आएगी कि इन आईनी तरमीम को मंजूर कराने का सेहरा किसके सर होगा, तो ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 18 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में होने वाली तय दर तय जो कैफियत थी और वहाँ पर होने वाली जो मुलाकातें थीं, जो खाने थे, वो महाफिल थी, कभी वाने सदर में, कभी वाने वज़ीर आज़म में, कभी एम्बेसी रोड पर, कभी मौलाना साहब के साथ सामने, कभी पसे पर्दा, ये जो सब कुछ इन 18 घंटों के दौरान हो रहा था, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि गेम ना सिर्फ फाइनल राउंड्स के अंदर दाखिल हो चुकी है, बल्कि आइंदारों और इमरानदारों के दरमियान इस वक्त जो खींचातानी है वो उस लेवल पर आ गई है जहां से किसी एक को एज मिलेगी। वो एक कौन होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। लिहाजा ये सूरत हाल के जनाब ये जो रस्साकशी है इसके नताइज क्या होंगे, अगले 72 घंटों के दौरान ऐसा क्या होने जा रहा है, सियासी सरगर्मियों ने अचानक जोर क्यों पकड़ा और आईनी तरमीम का सेहरा किसके सर होगा, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात तलाश करना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो क्या ख्याल है आपका, इन सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कल जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट इजलास हो रहा था अदालती तातीलात के इख्तिताम पर, वहाँ पर मुतज़ाद आरा सामने आ रही थी। एक राय ये थी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, मेरी राय इसमें बड़ा वज़न इसके अंदर शामिल था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का ये कहना कि जनाब राना सनाउल्लाह के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई, और राना सनाउल्लाह का वो बयान जिसके अंदर इस बात का इजहार किया गया था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक्सटेंशन को कबूल कर लेंगे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस बयान को निगेट किया था, इस बयान को उन्होंने रद्द किया था। उनका ये कहना था कि इस तरह की कोई तजवीज़ उनके ज़ेरे गौर नहीं है कि वो एक्सटेंशन को कबूल करेंगे, वो किसी तरीके से एक्सटेंशन को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह के बयान का वो हिस्सा जिसके अंदर राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि अगर अक्रॉस द बोर्ड उम्र की हद में इजाफा किया जाएगा तो इस सूरत में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ना सिर्फ इस इज्तिमाई फैसले को कबूल कर लेंगे, बल्कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फ़राइज़ जारी रखेंगे। और कल की इसी तकरीब के अंदर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस बात का कोई इजहार नहीं किया कि जनाब अगर अक्रॉस द बोर्ड एक्सटेंशन होगी तो वो क्या इस सूरत हाल में भी अपनी मुकर्ररा तारीख पर इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे। इसके बारे में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कोई राय नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी गेम ऑन है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब पार्लियामेंट के इस फैसले का इंतज़ार करेंगे कि क्या ये उम्र की बलाई हद में इजाफा सिर्फ उनके लिए है या ये अक्रॉस द बोर्ड है। अगर सिर्फ उनके लिए होगा तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इसको कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर अक्रॉस द बोर्ड रिटायरमेंट की एज में इजाफा किया जाएगा तब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इसको कबूल कर सकते हैं। और इस सूरत हाल के बाद फौरी तौर पर आईनी तरमीम के हवाले से कुछ गैर रस्मी इजलास होते हैं, और ख़ास तौर पर इतवार वाले दिन जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब और वजारत कानून के अहम तरीन सरकर्दा अफराद जिनमें अटर्नी जनरल भी शामिल हैं, वो इस जो है ना मुमकिन आईनी पैकेज के खद्दोखाल को दुरुस्त करते हैं। और फिर अचानक ये खबर सामने आती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली को और अरकान सेनेट को अपने यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाने के ऊपर मदऊ किया है। और ये साकिन पानियों में एक ऐसा पत्थर था जिसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनी गई, क्योंकि ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा था कि हुकूमत कोई बड़ा काम डालने जा रही है। और उसके बाद फिर ये खबर भी सामने आती है
कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को आज रात ईवान सदर पर खाने पर मदऊ किया है, तो जनाब ये तो फिर सूरत हाल इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करती है कि देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू बी हैपन इन पाकिस्तान। और ये जो बड़ा वारदात है ये यकीनी तौर पर आईनी तरामीम के अलावा कोई सूरत हाल इसके अलावा नहीं हो सकती। और ख़ासतौर पर मौजूदा हालात में जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बात का इंदिया दिया था, इशारा दिया था कि अगर हुकूमत अदलिया के लिए मुजवजा आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को और मौलाना फजलुर रहमान को कायल कर ले, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात इन आईनी तरामीम के हक में वोट डालने पर सोच सकती है। ये एक ऐसा इशारा है जिसको सियासी मुबस्सरीन इसी तनाजुर में देखते हैं कि मौलाना ने हाँ कर दी है और मौलाना साहब इन आईनी तरामीम के ऊपर जाकर वोट देंगे। अब अगर एक लम्हे के लिए हम इस बात को फर्ज करते हैं, अक्स करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इन आईनी तरामीम के हक में वोट देंगे, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर पार्लियामेंट में नंबर गेम क्या होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इन मुजवजा आईनी तरामीम के हक में वोट डालने का फैसला करते हैं, तो इस सूरत में सेनेट के अंदर हुकूमरान इत्तेहाद को मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट मिलने के बाद वो मैजिकल नंबर हासिल हो जाएगा जिसको 64 का मैजिकल नंबर कहा जाता है। और 64 का मैजिकल नंबर का मतलब ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और इस 2/3 अक्सरियत के बल पर सेनेट के अंदर ये जो आईनी तरामीम का बिल है ये ना सिर्फ थ्रू हो जाएगा बल्कि उसके बाद कौमी असम्बली की बारी आएगी। और कौमी असम्बली में भी अगर मौलाना साहब के वोट हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाते हैं तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो मैजिकल नंबर होगा कौमी असम्बली में वो 221 का होगा, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को मजीद 3 वोटों की ज़रूरत होगी। और इन 3 वोटों को हासिल करने के बाद वो 2/3 अक्सरियत के नंबर यानी 224 का फिगर हासिल कर लेंगे। और 224 वोट हासिल करने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली से भी इन मुजवजा आईनी तरामीम को मंजूर करा सकता है। लिहाजा वो 3 अरकान कौन होंगे ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरत हाल है। उन 3 अरकान के बारे में ये बात कही जाती है कि वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो आज़ाद अरकान होंगे जिनका नोटिफिकेशन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। अगरचे तहरीके इंसाफ के हवाले से बैरिस्टर गौहर खान साहब ये नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली किसी भी सूरत किसी भी आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद उनका ये हुक्म सिर्फ उन 39 अरकान असम्बली पर लागू होगा जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रुकन डिक्लेयर कर चुकी है, जबकि बाकी मानदा 41 अभी तक आज़ाद मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो गुज़िश्ता रात डेवलपमेंट्स हो रही थी, इन डेवलपमेंट्स के अंदर इस पहलू को भी यकीनी तौर पर मद्देनज़र रखा गया है कि इस मैजिकल नंबर यानी कौमी असम्बली में 224 का हदफ इसको कैसे हासिल किया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ गुज़िश्ता रात होने वाली और उनके अकाबरीन के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड भी हैं, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम को भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से खाने की खसूसी दावत दी गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कहानी है ये अब मुमकिनात की तरफ बढ़ रही है, इम्कानात बदतरीज कम होते चले जा रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में जिसका इजहार मैंने आपके साथ किया है कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो मैजिकल नंबर है उसके नतीजे में आईनी तरामीम का होना इस वक्त काफ़ी हद तक यकीनी है। और ये आईनी तरामीम अगले 72 घंटों के दरमियान होने के हवाले से अहम तरीन हुकूमती ज़राए ने और वो भी एक से ज़ायद ज़राए ने तस्दीक की है कि जनाब ए कम असीम पाना ले जाए। अब इसका मतलब ये है कि इस सूरत हाल में वो मुजवजा आईनी तरामीम जो कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएंगी वो कौन सी होंगी। ये बात भी सामने आई है कि जनाब नूर आलम साहब की तरफ से प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर जो आईनी तरामीम उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर फ्लोट की हैं वो तमाम आईनी तरामीम को इस हुकूमती पैकेज के अंदर शामिल किया जाएगा और आईनी तरामीम को मंजूर कराने का सेहरा
اور آئینی ترامیم اسمبلی کے اندر متعارف کرانے کا سہرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر سجے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی پوزیشن پر ہوں گے جہاں پر وہ اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ جناب میں نے اس کے لیے اتفاق رائے کو حاصل کیا، اور یہ میں ہوں جس نے نظام عدل کے اندر جو وہ اصلاحات ہیں وہ متعارف کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے، جہاں پر یہ جو آرٹیکل 184(3) کی امپوزیشن کے حوالے سے بات ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ریپیل کرنے کی صورتحال ہے، اور خاص طور پر یہ جو آئینی ترامیم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کے حوالے سے کہ ان کو تبادلہ کیا جائے گا بین الصوبائی، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد میں اضافے کو بھی اسی آئینی ترامیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک یہ بات تو اب بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ازر من شمس ہے، ریٹن آن دی وال ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ جناب اب آئینی ترامیم نہ صرف ہونے جا رہی ہیں بلکہ ان آئینی ترامیم کے نتیجے میں پاکستان کا جوڈیشل سسٹم نہ صرف ری ویمپ ہوگا بلکہ اس جوڈیشل سسٹم میں تطہیر کا عمل بھی جاری ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں عمران داری کا وہ وائرس جو اس وقت اس نظام عدل میں بہت ہی زیادہ سرایت کر چکا ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ لیکن وہ ایک سوال ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا قاضی کا دور ختم ہوگا؟ کیا ان آئینی ترامیم کی منظوری کے باوجود قاضی صاحب اپنے اس اعلان کے اوپر کہ جناب وہ مقررہ تاریخ کو ریٹائرمنٹ لے لیں گے پر قائم رہیں گے؟ اور اس کا جواب میں نے اسی ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے ان کو ایکسٹینشن آفر کی جائے گی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر عمر کی بلائی حد میں اضافہ بیوروکریسی کے لیے ہوگا، جوڈیشری کے لیے ہوگا، اور پاکستانی فوج کے لیے ہوگا، یعنی ہر ایک سرکاری محکمے کے لیے ہوگا اور تمام جج صاحبان کے لیے ہوگا اکراس دی بورڈ، چاہے وہ لوڈ جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ اپر جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہوں، ایسی صورتحال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو آفر ہوگی انہیں یہ جو عمر کی بلائی حد میں اضافے کی، اس کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ قاضی صاحب اپنے فرائض کو اسی دل جمعی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے سینے پر مونگ تلتے رہیں گے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ لہٰذا اگلے 72 گھنٹے پاکستان میں پارلیمنٹ کے حق حکمرانی یعنی عوام کے حق حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ عبداللہ ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔